नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया में एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो दिखने में सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता हो। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो एक लाइन में डिजाइन किया गया है, 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन ऊंचाई में 500 मीटर ऊंची, यानी आईफिल टावर की हाइट से भी ज्यादा ऊंची, चौड़ाई में सिर्फ 200 मीटर और इसके दोनों साइड पर बाहर की तरफ बहुत ही बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। इसके अंदर हरी भरी ग्रीनरी और बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज होंगी। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार इसे बनाने की टोटल कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक पड़ सकती है और सऊदी अरेबिया का दावा है 2045 तक ये बनकर रेडी हो सकता है शहर। क्या ये सही में पॉसिबल है? इस डिजाइन के एक्चुअली में क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा बाकी दुनिया पर? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। सऊदी अरब देश का जब भी जिक्र किया जाता है तो दो चीजें सबसे पहले दिमाग में आती हैं, रेगिस्तान और तेल। हालांकि ये चीज सच है कि ज्यादातर देश रेगिस्तान से घिरा हुआ है। टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट भी देखने को मिलता है सऊदी में, जहां पर दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात में बहुत ठंड हो जाती है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो सऊदी ज्योग्राफिकली काफी डाइवर्स देश है। यहाँ पर आपको सवानास, पहाड़ियां और वोल्केनिक फील्ड्स भी मिलेंगी। इनफैक्ट सऊदी में 2000 से ज्यादा डोरमेंट वोल्केनोज हैं, जिनमें से कई सारे तो एक्टिव वोल्केनोज भी हैं। इकोनॉमिकली सऊदी मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 18th लार्जेस्ट। लेकिन ये बात सच है कि मोस्टली ये इकोनॉमी सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट है। इनका मेजर एक्सपोर्ट पेट्रोलियम है और दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया ही है पेट्रोलियम का। लेकिन क्योंकि दुनिया भर के देश अपनी तेल पर डिपेंडेंस खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए सऊदी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में बहुत इंटरेस्टेड है। इस रीजन के कई और देशों की तरह, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत कोशिश करी तेल से अपनी डिपेंडेंस खत्म करने की। यही कारण है कि दुबई को इतना बड़ा टूरिज्म हब बनाने की कोशिश करी गई है। सिमिलरली सऊदी अपना प्लान लेकर आया है, सऊदी विजन 2030। इसका मकसद है देश की और एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट करी जाए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए देश के। इसी सऊदी विजन 2030 प्लान का एक हिस्सा है नियोम की स्मार्ट सिटी बनाना। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश का एक बहुत बड़ा एरिया इस नियोम स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट के लिए निर्धारित किया है। अब अपने आप में नियोम कोई एक स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि ये नाम जो है एक रीजन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस रीजन के अंदर कई सारे शहर होंगे, कई रिजॉर्ट्स और कई सारी और डेवलपमेंट्स होंगी। इन टोटल ये नियोम का जो एरिया होगा ये करीब 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा और इसकी लोकेशन कुछ यहां पर होगी, सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में, रेड सी के नॉर्थ में। ये टोटल साइज रफली इक्विवेलेंट है उत्तराखंड स्टेट के हाफ साइज से। इस एरिया को चुनने के पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन भी है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कंपैरेटिवली मॉडरेट क्लाइमेट है। सऊदी में रेगिस्तान के बीचों बीच जो क्लाइमेट होता है वहां पर ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ रेड सी के पास है ये। नियोम शब्द का मतलब अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नियो प्लस एम से बना है। नियो एक प्रीफिक्स है जो एंशिएंट ग्रीक से आता है, जिसका मतलब बेसिकली न्यू होता है, नया कह लो। और एम यहाँ पर दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक इनके प्रिंस का खुद का नाम मोहम्मद बिन सलमान, तो मोहम्मद से एम आ गया, और दूसरा एक अरेबिक वर्ड है मुस्तकबल। इसका पहला लेटर भी एम होता है और इस शब्द का मतलब फ्यूचर होता है। एक आइडियल शहर बनाना चाहते हैं जो न्यू फ्यूचर हमें दिखाए। डेवलपर्स के अनुसार नियोम के अंदर 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, जिन्हें 10 अलग अलग रीजन्स करके पुकारा जा रहा है। इन 10 में से 4 रीजन्स की डिटेल्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं। पहला एक ऑक्सीगन, एक ऑक्टेगन शेप्ड फ्लोटिंग पोर्ट, जिसे नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा नियोम का। दूसरा ट्रोजेना, जो कि पहली मेजर आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी अरेबियन पेनिनसुला की। इसकी ओपनिंग बताई गई है 2026 में होगी, सिर्फ 3 साल बाद। और इतना ही नहीं, इस एरिया को ऑलरेडी बिड मिल चुकी है कि यहाँ पर एशियन विंटर गेम्स 2029 होस्ट किए जाएंगे। ये सऊदी की वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस पर लोकेटेड होगा और यहाँ पर तापमान एक्चुअली में सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से अक्सर नीचे चले जाता है। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि जो स्नो यहाँ पर यूज करी जाएगी वो फिर भी मैन मेड होगी, क्योंकि नेचुरली यहाँ पर कोई इतनी बर्फ नहीं गिरती। तीसरा है सिंधाला, एक लग्जरी रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स जो सिटी की कोस्ट के बाहर लोकेटेड होगा। यहाँ पर करीब 2400 लोग होस्ट किए जाएंगे। ये 840,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला एक लग्जरी आइलैंड होगा, जहां पर ढेर सारी चीजें करने के लिए होंगी। और नियोम प्रोजेक्ट का ये पहला हिस्सा होगा जो खुलेगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग डेट ऑलरेडी अगले साल बताई जा रही है, 2024 में। फिर आता है हमारा चौथा और सबसे अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट, द लाइन। द लाइन को 10 जनवरी 2021 को अनाउंस किया गया था और बहुत से लोगों को डाउट था कि ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन करी जा रही है।
लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इवन दो ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि टेक्नोलॉजीज ये चीजें बनाने की हमारे पास अभी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सबसे खास बात इस प्रोजेक्ट के बारे में है इसका डिजाइन। 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन, ये पूरा शहर 500 मीटर ऊंची स्काई स्क्रेपर्स के बीच में सिचुएटेड होगा। ऐसी इमारतें जो लीनियर होंगी, लाइन के फॉर्म में चलेंगी आगे, और जिनकी बाहर की तरफ शीशा लगा होगा। अपने आप में जो आइडिया है ये कोई नया नहीं है। सिमिलर आइडियाज प्रपोज किए गए थे 1800s और मिड 1900s में भी। हालांकि तब किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे और पैसा नहीं था इन सारी चीजों को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने के लिए। ये शहर एग्जाम्पल है 1960s के कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी बनता है आर्किटेक्चर प्लस इकोलॉजी के शब्दों से। ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर आर्किटेक्चर का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बनाए शहरों में सबसे एफिशिएंट तरीकों से। एक ऐसा शहर जो अपनी आसपास की एनवायरनमेंट को सबसे कम डैमेज पहुंचाता हो। यही एक कारण बताया जाता है द लाइन के कॉन्सेप्ट के पीछे कि लाइन में क्यों बनाना इस शहर को, ताकि आसपास का जो भी नेचुरल लैंडस्केप है उसे कम से कम डैमेज पहुंचाया जा सके। इस आर्कोलॉजी की प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में मौजूद रिसर्च स्टेशंस। ऐसे रिसर्च स्टेशंस जहां पर हजारों लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी बाहर की एनवायरनमेंट से इंसुलेटेड रहते हो, ताकि बाहर की एनवायरनमेंट पर कोई डैमेज ना पहुंचे और कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हो। द लाइन प्रोजेक्ट भी यही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होगी वो सिर्फ 200 मीटर की होगी। इसका मतलब 170 किलोमीटर बाय 200 मीटर्स, इसका जो एरिया है सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर्स का। और इसके डेवलपर्स के अनुसार यहाँ पर 9 मिलियन लोग रहेंगे। ये न्यूयॉर्क शहर की पॉपुलेशन है, लेकिन न्यूयॉर्क शहर के एरिया से करीब 20 गुना छोटा एरिया है। तो जो ओवरऑल फुटप्रिंट है वो बहुत छोटा हो गया। इस शहर के अंदर मल्टीपल लेयर्स प्लान करी गई हैं वर्टिकली देखा जाए तो, ताकि लोग 3 डायमेंशंस में मूव कर पाए, ऊपर, नीचे और साइड में। और इस नए कॉन्सेप्ट को इन्होंने नाम दिया है जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म। ऊपर से इनके डेवलपर्स का दावा है कि न्यूम को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा। सोलर, विंड और हाइड्रोजन बेस्ड पावर जनरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सड़कें नहीं होंगी, कोई गाड़ी नहीं होंगी, बल्कि लोगों के चलने की जगह होंगी, जहां पर पार्क्स होंगे, ग्रीन स्पेसेस होंगी। और क्योंकि ये 170 किलोमीटर लंबी लाइन है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा लाइन को एंड टू एंड कनेक्ट करने के लिए। अंदर का डिजाइन इस तरीके से होगा, इनका कहना है कि हर चीज 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल। Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी किया जाएगा, ताकि एक कंसिस्टेंट क्लाइमेट रखा जा सके, इवन दो अगर बाहर बहुत जलती हुई गर्मी भी है। और क्योंकि ये लाइन एक एंड से समुद्र तक जाएगी, रेड सी तक, इसे ट्रेडिंग के लिए भी एक बड़ी पोटेंशियल बताया जाता है, क्योंकि दुनिया की ट्रेड का 13% हिस्सा एक्चुअली में सुएज कैनाल से होता हुआ गुजरता है। ऊपर से एक नियोम बे एयरपोर्ट बनाया जाएगा इसके पास, जिसकी लोकेशन ऐसी होगी कि 40% दुनिया की चीजें उससे सिर्फ 6 घंटे दूर हों। ये तो इसलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया की अपने आप में ही लोकेशन ऐसी है कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका सबका ये सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। फिर इनके डेवलपर्स का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को द लाइन में सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा, पर्सनल और कमर्शियल लाइफ दोनों में। यहाँ सिस्टम्स बनाए जाएंगे जो डेटा गैदर करे, एनालाइज करे और हर किसी को पर्सनली केटर करे उससे। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हो सकता है ये गेस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक बड़ी डिस्टोपियन चीज भी हो सकती है। आप इस स्मार्ट शहर के अंदर जहां भी घूमते हैं, जहां भी जाते हैं, आपको ट्रैक किया जाएगा और उसके बेसिस पर आपको एड्स बेची जाएंगी या प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डेंजर पॉइंट है ऐसे फ्यूचरिस्टिक शहरों का। वैसे ये चीज ऑलरेडी कुछ हद तक आपके साथ ऑलरेडी करी जाती है जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जहां जहां आप जिस वेबसाइट पर जाते हैं, वो वेबसाइट आपको ट्रैक करती है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को समझती है कि अमेज़न पर आप क्या खरीद रहे हैं, सर्च क्या कर रहे हैं, गूगल पर किस चीज के लिए सर्च कर रहे हैं। अच्छा, आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तो आपको जो एड्स दिखाई जाएंगी उसी प्रोडक्ट की दिखाई जाएंगी जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा। इस तरह की ट्रैकिंग अगर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई और भी खतरनाक। पर वापस आकर समझते हैं द लाइन प्रोजेक्ट की डार्क साइड को, क्यों ये शायद कभी पॉसिबल ना हो पाए। इस लाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज आएगा पैसे का। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के सॉवरन वेल्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड का, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इसका नाम है। ये बेसिकली इनके देश की सरकार के द्वारा बनाया गया एक फंड है जिसके पास बहुत पैसा है, नो डाउट। एस्टिमेट किया जाता है $620 बिलियन वर्थ ऑफ पैसा इस फंड में है। लेकिन यहाँ 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि ये जो फंड का पैसा है ये सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जो कि ऑयल पर आधारित है।
ऑयल का प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रह सकता है। जैसे कि 2020 में रियाद ने फिस्कल डेफिसिट देखा था $79 बिलियन का, और ये एक ऐसा देश है जहां पर 60% रिसोर्सेज ऑयल से डायरेक्टली रिलेटेड है। 2021 में सिर्फ 9% इनके जो एक्सपोर्ट्स हुए थे वो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स थे। तो अगर इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहां से पैसा आएगा तो ये बहुत वॉलेटाइल पैसा है, पता नहीं फ्यूचर में कितना नीचे गिर जाए ये पैसा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर इस फंड का सारा $600 बिलियन का पैसा भी इस प्रोजेक्ट में लगाया जाए तो भी काफी नहीं होगा। इनिशियल प्लान था नियोम को साल 2030 तक कंप्लीट करने का, और इसके लिए $500 बिलियन एलोकेट किए गए थे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये चीज साल 2050 तक भी कंप्लीट ना हो और उसकी वजह से कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी कारण से एस्टिमेट किया गया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1 ट्रिलियन पड़ सकती है। अब $1 ट्रिलियन तो इनके फंड के पास भी नहीं है, तो बाकी और इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी बाहर के देशों से। और रिसर्च से हमें पता चला है कि कुछ डिस्कशंस हुई हैं इनकी फॉरेन कंपनीज के साथ, कुछ रशियन कंपनीज हैं, लेकिन मोर और लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में सऊदी अरेबिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया है इस प्रोजेक्ट को लेकर। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी को लेकर। अगर लाइन जैसे प्रोजेक्ट को असलियत में बनाना है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा जो असली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इनके डेवलपर्स ने कहा कि एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होगा। ये नहीं कहा कि ट्रेन होगी या मेट्रो होगी, लेकिन इनका कहना है कि इस 170 किलोमीटर की लाइन में ये एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगाएगा ये सिस्टम। And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes. इसका मतलब इसकी ट्रैवलिंग की स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। और आज के दिन दोस्तों कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जो इतनी तेज स्पीड दे पाए हमें। करंटली जो फास्टेस्ट ट्रेन है दुनिया की वो है शंघाई की मैगलेव ट्रेन, जिसकी टॉप स्पीड है अराउंड 430 किलोमीटर पर आवर। ये बात सच है कि 2015 में एक जापानीज मैगलेव ट्रेन ने टॉप स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ा था। एक टेस्ट रन में 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव कर ली गई थी, लेकिन वो एक टेस्ट रन थी। रेगुलर ऑपरेशंस में अभी तक हम 430 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही 500 मीटर ऊंचे शीशे आज तक किसी ने बनाए नहीं है। थियोरेटिकली पॉसिबल जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं जानता कि क्या चैलेंजेस आएंगे इतने ऊंचे शीशे बनाने में, स्पेशली अगर वो 170 किलोमीटर एक डायरेक्शन में जाएंगे। इनका पर्पस भी क्लियर नहीं किया गया है। अभी के लिए देखकर लगता है कि एस्थेटिक्स के लिए इन्हें सिर्फ लगाया गया है, बस कि दिखने में प्रोजेक्ट बहुत फ्यूचरिस्टिक और अच्छा लगेगा, इसलिए इसके बाहर की तरफ शीशे लगा दिए गए हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं बताया गया। इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज तक कभी करके देखी नहीं गई हैं। कोई नहीं जानता कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट आता है एनवायरनमेंट का। हालांकि इन्होंने क्लेम किया है कि एनवायरनमेंट पर इसका मिनिमल इंपैक्ट होगा, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन में बनाया जा रहा है, लेकिन बाहर की तरफ शीशे लगाना उससे एनिमल मूवमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है। साथ ही साथ एक कंटिन्यूस दीवार सी बना देना जिसमें इधर से उधर जाने की कोई बीच में जगह ही ना बचे, ये लैंड एनिमल्स की क्रॉसिंग में भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा। ऊपर से कई लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि ये प्रोजेक्ट अपने आप को बड़ा सस्टेनेबल और जीरो कार्बन एमिशंस वाला बताता है, लेकिन 500 मीटर ऊंची लंबी बिल्डिंगें बनाना जो शीशे से कवर्ड हों और जो इतना दूर तक एक्सटेंड करें, इन्हें लो कार्बन मटेरियल से बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यूएनएसडब्ल्यू के प्रोफेसर फिलिप ओल्डफील्ड का कहना है कि ये सब अचीव करने के लिए एक फिनोमिनल क्वांटिटी लगेगी स्टील, ग्लास और कंक्रीट की, और सिर्फ इस लाइन को बनाने में ही 1.8 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। पूरा यूके का देश जो अपने कार्बन एमिशंस एमिट करता है 4 सालों में, ये उसके इक्विवेलेंट है। अपने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के चलते नियोम को अक्टूबर 2022 में भी क्रिटिसाइज किया गया था जब इसने होस्टिंग राइट्स जीते थे 2029 के एशियन विंटर गेम्स के। एक ऐसे देश में विंटर गेम्स होस्ट कराने का क्या तुक बना जहां पर स्कीइंग की नेचुरली कोई जगह ही मौजूद नहीं होती, सभी कुछ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्रिएट होगा। इससे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा एनर्जी पर, लोकल वाटर रिसोर्सेज पर। फिर आती हैं आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स। ये जो लाइन का डिजाइन है, ये बात सच है कि इसमें एरिया बहुत बचेगा, लेकिन कई मायनों में इससे इनएफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। अगर पूरा शहर एक स्ट्रेट लाइन में रह रहा है और एक ही ट्रांसपोर्टेशन का रूट है इधर से उधर ले जाने के लिए, सारे 9 मिलियन लोग जो इस एक शहर में रहेंगे वो इस एक रूट पर डिपेंडेंट होंगे, जिसका मतलब है कि इस पूरे 170 किलोमीटर के रूट में कहीं भी एक प्रॉब्लम आ गई तो पूरे शहर का ट्रांसपोर्ट डिले हो जाएगा।
ऐसा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बड़ा ही खतरनाक हो सकता है ऐसे डिजाइन के लिए। और फाइनली आखिरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों लोगों की। अगर ये सारे अलग अलग चैलेंजेस ओवरकम कर भी लिए जाएं, इन सारी प्रॉब्लम से डील करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया जाए, आखिरी सवाल ये उठेगा यहां पर कि क्या लोग इसमें रहना भी चाहेंगे। इमेजिन करो ऐसे शहर में 2400 घंटे बिताना जहां पर बाहर की इन्वायरमेंट से आप टोटली कट ऑफ हो, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग जैसी इन्वायरमेंट के अंदर आप हमेशा रहने लग रहे हो। बाहर खुली हवा एंजॉय करने के लिए जाना है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर निकलते ही आप पीछे मुड़कर देखोगे और दूर दूर तक बस एक शीशा दिखाई दे रहा है। ऊपर से अंदर जब भी रहोगे तो कॉन्स्टेंटली सरकार की सर्वेलेंस होगी, कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक किया जाएगा। सुनने में ये एक रहने लायक शहर कम और साइंस फिक्शन डिस्टोपिया ज्यादा लगता है। आपकी क्या राय है यहाँ पर? क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। मेरी राय में ये जो लाइन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में ये एक ड्रीम ही बना रह जाएगा, इसी के ही ज्यादा चांसेस लगते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले सऊदी अरेबिया ने दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने की भी कोशिश करी थी। उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी, 1/3 बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर उसे अबैंडन कर दिया गया। आखिर क्या कारण है कि बुर्ज